चलें जी। हम कुछ अब अपने प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको ज़रा हम देखते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं ज़रा। बेसिकली ये न्यूमेरिकल्स, ये सवाल आज जो हैं इनका ताल्लुक तो सैलरी से है, लेकिन इनको हम देखते हैं। हमने इनके ऊपर क्या करनी है, अपनी हमने ग्रिप जो है वो बनानी है। ग्रिप पे हमारी ग्रिप बन जाए, हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ईजी वे में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब सिलेबस स्टार्ट करते हैं उस वक्त ही आपको बताया जाता है कि आपके सिलेबस में दो तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। एक वो न्यूमेरिकल है जिसका ताल्लुक जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से होता है, जो आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में से पूछा जाता है, और ये 16 इसमें से 20 नंबर होते हैं। और एक वो न्यूमेरिकल होता है जो बेसिकली 4 हेड्स ऑफ इनकम का हमारे पास आता है, जिसमें हमारे पास सैलरी, हमारे पास प्रॉपर्टी, हमारे पास कैपिटल गेन, हमारे पास अदर सोर्स जो है वो इन सब के कंबाइंड न्यूमेरिकल होता है। ये न्यूमेरिकल ऑन एवरेज जो है आपको पास पेपर में मिलेगा, 16 मार्क्स का आपको पेपर में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप इस न्यूमेरिकल की बात करें, इस न्यूमेरिकल में भी 70% तक एरिया जो है वो किसका होता है, हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का मुश्तमिल होता है। जब चूंकि हमारे पास इसमें 70% एरिया जो है वो सैलरी का होता है, तो हमने अब क्या किया है, लाइक आपकी बुक में भी गिवन होंगे और 18 के करीब सवाल है, तो पास्ट पेपर में जो ये कंबाइंड न्यूमेरिकल आ चुके हैं, इसमें से मैंने सैलरी का पोर्शन जो है वो सेपरेट कर दिया है ताकि हम जो है वो इनकी प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कर लेते हैं, ये 18 के 18 न्यूमेरिकल्स आपके हो जाते हैं, तो जो ये वाले आपके न्यूमेरिकल्स हैं सर, ये भी साथ हो गए। बिकॉज जब हम उन फुल फ्लेज न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, हम देखेंगे इनके बाद एक आधी एडजस्टमेंट्स जो है वही हमने लगानी है, दैट विल बी न्यूमेरिकल विल बी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पे न्यूमेरिकल सीखने हैं, करने कैसे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो रेट जो भी होगा, रेट आपके लिए रेलेवेंट नहीं होना चाहिए। आपके पास बुक है, अगर बुक में किसी रेट के ऊपर सॉल्व है, रेट क्यों आपके लिए रेलेवेंट नहीं होना चाहिए। आपने तरीका सीखना है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको जस्ट एक एग्जांपल, मैं आपको रेट लगवाता हूँ 5% का और बुक में या वहाँ 7.5% का, तो देयर डिफरेंस ऑफ रेट, आंसर की डिफरेंस आएगा। लेकिन तरीक़ेकार जो है वो आपने सीखना है, तरीक़ेकार जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसके ऊपर आपने सारी जो है अपनी क्या करनी है, आपने कैलकुलेशंस जो है वो करनी है। तरीक़ेकार जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो सीखना है, उस पर सारा काम जो है वो आपने करना है। तो रेट पे कभी भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चलते हैं। और रिक्वायरमेंट है, हमने इसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है, हमने इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, किसकी, जुल्फ़कार की। इसको देखते हैं। कहते हैं जी, मिस्टर जुल्फ़कार, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ मिर्ज़ा पेट्रोलियम लिमिटेड, रिटायर्ड ऑन 31 मार्च आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 19 ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विस। 19 साल काम करके वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। डिटेल्स ऑफ मिस्टर जुल्फ़कार इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 जो है वो गिवन की है। उसकी सैलरी जो है वो है, अभी मंथली इनकम है, ठीक है। उसकी बेसिक सैलरी जो है वो उसने हमें यहाँ पे गिवन की हुई है। मेडिकल अलाउंस है, यूटिलिटीज़ अलाउंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, ये उसकी टोटल मंथली सैलरी है। उसको मार्केट वैल्यू जो रेंट फ्री अकोमोडेशन दी गई है वो भी उसने हमें यहाँ पे बता दी है कि कितनी बनती है, 1,20,000 बनती है। फिर एज़ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो इसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हैं, उसके तरह अगर हम बात करें, जुल्फ़कार इज़ एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जुल्फ़कार अप टू एक्सटेंड ऑफ 2 लाख टू बी बोर्न बाय एमपीएल। 2 लाख रुपए का टैक्स जो है कौन पे करेगा, उसका एमपीएल जो है वो पे कर रहा होगा। On his retirement, he received gratuity of rupees 266,000 from an unapproved fund maintained by MPL। उसको ये अनअप्रूव ग्रेच्युटी मिली है और उसको पेंशन मिल रही है 50,000 पर मंथ उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट के ऊपर। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आप जब इसको देखेंगे, आपके पास, मैं चंद एक न्यूमेरिकल प्रॉपर सॉल्व करूँगा, बाद में हम एडजस्टमेंट रिमूव करेंगे। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपके पास होगा जी मिस्टर जुल्फ़कार, ये आ जाएगा। और टैक्स ईयर उसने हमें सवाल में दिया होगा, हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टैक्स ईयर। सवाल में टैक्स ईयर है हमारे पास कौन सा, 2018, तो हम यहाँ पे ले लेंगे टैक्स ईयर कौन सा है इसका, 2018 है। रिक्वायरमेंट जो भी उसने दी है हम ले लेते हैं, कंप्यूटेशन
टैक्सेबल इनकम, ये जो है हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है जिसको हम यहाँ पर लेके चल रहे होंगे। सो 2 कॉलम्स आपको डे 1 से बता रहा हूँ, आगे करने हैं 2 कॉलम्स जो है वो बनाने हैं। अब जो इसकी सैलरी है तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। सो देखते हैं उसकी सैलरी बेस, उसने रिटायरमेंट ली मार्च में, उसकी एम्प्लॉयमेंटशिप बनती है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स की जो है वो इसकी एम्प्लॉयमेंटशिप जो है वो बन रही है। तो हम इसकी यहाँ पे ले लेंगे बेसिक सैलरी। अब इसको मिल रही है 2,80,000 पर मंथ। हम यहाँ पर ले लेंगे 2,80,000 पर मंथ। 9 महीने की सैलरी है तो 9 महीने की हम यहाँ पे क्या लेंगे, सैलरी लेंगे। फिर इसको मिला है मेडिकल अलाउंस और ये है आपका 45,000 पर मंथ, हम वो भी ले लेंगे। इसमें से हम लेस करवाते हैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी। फिर इसको मिला है यहाँ पे यूटिलिटी अलाउंस, वो हम ले लेंगे यहाँ पे, उसने हमें गिवन किया है दैट इज ऑल्सो 45,000 पर मंथ। ये आ जाएगा 45,000 इंटू 9 जो है वो आ रहा होगा 45 इंटू 9। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है 25,000, हम ये भी ले लेंगे जी। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दैट इज 25,000 इंटू 9, हम ये भी ले लेंगे। उसके बाद इसने हमें अकोमोडेशन गिवन की है, अकोमोडेशन है जी 1,20,000 पर मंथ। अकोमोडेशन का भी हम यहाँ पे रूल लिख लेते हैं, फिर इकट्ठा सॉल्व करूँगा। अकोमोडेशन है हमारे पास रेंट है हमारे फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो उसने हमें दी है 1,20,000 पर मंथ। 1,20,000 इंटू 9 करेंगे और लेंगे हम 45% ऑफ बेसिक सैलरी में से 9 नहीं है 12 आनी चाहिए, एनुअल फेयर मार्केट वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे उसको ले लेंगे। उसके बाद उसको जी 2 लाख का टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, हम वो भी ले लेंगे। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितने 2 लाख है, इस पर कोई कैलकुलेशन नहीं है तो हम इसको लेके ऐसे लिख लेते हैं, ये फिक्स अमाउंट है, ये आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद आ जाएगी उसको ग्रेचुटी मिली है अनअप्रूव 2660 की, हम वो भी ले लेंगे। अनअप्रूव ग्रेचुटी, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी उसको मिली है 2,66,000,000। इसमें से लेस करवाएंगे ₹75,000 और 50% ऑफ 2,66,000,000 जो लोअर होगा। तो लोअर तो हमारे पास 75,000 है ना, तो हम इसमें से 75,000 ही लेस करवाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास बनेगा 25,85, ये हम क्या करेंगे उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। और फिर उसको पेंशन मिली है तो ये पेंशन क्या होगी उसकी एग्जेम्प्ट होगी, हम इसका कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो पेंशन लिख के इसको यहाँ पे क्या करेंगे एग्जेम्प्ट जो है वो लेकर चल रहे होंगे। अभी आपके पास आ गया, तब हम इसे यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास आ जाएगी जी बेसिक सैलरी, वो कितनी बन रही है 280, 2,80,000 इंटू 9 करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगी ये 2520
520000, ये बनेगी आपकी बेसिक सैलरी। फिर है मेडिकल अलाउंस है 45,000 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 45,000 इंटू 9, ये आ जाएगा हमारे पास 4,05,000। इसमें से हम लेस करवाएंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 25-20 का 10% लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 2,52,000। ये लेस करवाया -252 1 2 3, ये बना मेरे पास 153,000 जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम सैलरी में ऐड कर रहे होंगे। उसके बाद यूटिलिटीज अलाउंट है, ये भी हमारे पास 45 इंटू 9 है, ये आ जाएगा मेरे पास 4,05,000 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो है ये आ जाएगा मेरे पास 2,25,000। अब 45% ऑफ बेसिक सैलरी, अगर 25-20 इसका अगर हम ले 45%, तो ये बनेगा मेरे पास 11,34, मेरे पास आ जाएगा 1134,000, और ये यहाँ पे 9 आएगा बिकॉज 9 मंथ की पेमेंट है। 1,20,000 इंटू 9 किया, ये बनता है हमारे पास 10,80। तो हमने हायर लेना होता है, हायर हमारे पास 11,34 है, हम क्या करेंगे, हम इसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, और तो हमारे पास कुछ नहीं रह गया। तो बेसिकली हमारे पास जो है उसकी सैलरी आ जाएगी, कितनी बनती है, 2,520 प्लस 153 405 प्लस 225 प्लस 1134 प्लस 200 प्लस 2585, ये बनेगी इसकी सैलरी। और तो कुछ नहीं ना इसमें, पेंशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, टैक्स लायबिलिटी आ गई, ये सारा कुछ आ गया, और इसमें हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कितनी बनेगी ये, 7 1 2 3 1 2 3, दैट विल बी हिज सैलरी। ये क्या बनेगी, इसकी सैलरी कंसिडर हो रही होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, टैक्सेशन पे करनी है। देखिए, अब टैक्सेशन के ऊपर आपको हमेशा रेट जो है वो गिवन होंगे, आपने रेट्स लगाने। अब रेट्स कोई भी हों, बेसिकली देखिए ना, ये रेट है फॉर एग्जांपल, कोई भी रेट्स हों, रेट A B C X Y Z, जो भी रेट गिवन हो, आपने रेट्स टेबल देख के लगाना है। तो रेट्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, रेट आपने हमेशा टेबल देखना, टेबल गिवन होगा, आप इसको पकड़े, आप इसे क्या करें, अप्लाई कर दें। तो रेट्स कभी भी आपका इशू नहीं होना चाहिए, रेट्स जो है वो कभी भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चीज़ आपने याद रखनी है। रेट्स कभी भी आपकी प्रॉब्लम, रेट्स कभी भी आपका इशू जो है वो नहीं होना चाहिए, आपने बस ये देख के रेट लगानी है। तो जो से मर्जी रेट हो, रेट के ऊपर कभी बहस नहीं करनी चाहिए, ये रेट क्या है, वो रेट क्या है। आपको पेपर में रेट गिवन होंगे, आपने रेट जो है वो क्या करने हैं, सिंपल अप्लाई कर देने हैं। तो ये है आपके पास इनकम 7,222,000, इसमें से आप लेस करवाएंगे, सैलरीड है चूँकि 4.1 मिलियन। इसके बाद फिक्स टैक्स जो है वो आपके पास होगा 7 लाख रुपया। अब इसमें से अगर हम लेस करवाएं, और इसका एक्सीडिंग अमाउंट आएगी 3,122,000, इसका हम बनाएंगे 35%। तो इसका अगर हम लें 35%, तो ये आएगा हमारे पास 1,09,2700। अब इसको जमा करें 7 लाख रुपया, तो आपका टैक्स इस पर बनेगा, डेट विल बी 1,792,700। ये टैक्स जो है आप इस पर क्या कर रहे होंगे, पे कर रहे होंगे।
सो बेसिकली ये सवाल है हमारा जिसे हम यहाँ पर लेकर चल रहे होते हैं। स्टार्ट क्लियर। इसमें एंड के ऊपर हमने एक चीज़ करनी है बेसिकली। तो 2 लाख का टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो जो एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, वह 2 लाख का, वो हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 1590। ये जो है वो हमने क्या करना है, पे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं सवाल एक और। इसकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर ज़मीर अंसारी फॉर टैक्स ईयर 2023 उसने हमें यहाँ पे गिवन किया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। कहता है जी, मिस्टर ज़मीर अंसारी इज़ वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन विम्पी प्राइवेट लिमिटेड। फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर टैक्स ईयर 2023 उसने हमें यहाँ पे गिवन की है। उसकी बेसिक सैलरी जो है 2 लाख है और ये मंथली डिटेल्स हैं, आपको ये लिखा होगा, ये मंथली है, ये तमाम डाटा उसने मंथली गिवन किया है। आप इसको हाईलाइट करें कि सर ये मंथली की बात हो रही है। सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, यूटिलिटीज अलाउंस है। मेडिकल अलाउंस जब भी पढ़ेंगे ना आपने इसको स्टार कर लेना है। अगर सवाल है मेडिकल फैसिलिटी गिवन हुई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट तो ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। So in addition to the above, he was also provided the following benefits in accordance with the terms of employment. मेडिकल इंश्योरेंस, अब ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सारा कुछ नीचे गिवन है, ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। द मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरीज लिमिटेड टू ₹1.5 मिलियन पर एनम। ये मेडिकल अलाउंस है और मेडिकल फैसिलिटी दोनों गिवन है, ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, चूँकि ये क्या हो जाएगी, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी और ये मेडिकल अलाउंस जो है आपका क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। फिर पेमेंट ऑफिस चिल्ड्रन स्कूल फी ₹15,000 पर मंथ। द फी इज़ डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू स्कूल बैंक अकाउंट, उसके बच्चों की फ़ी जो है वो पे हो रही है। रेंट फ्री फर्निचर अकोमोडेशन जो उसको प्रोवाइड की गई है ऑन हज़ार स्क्वायर यार्ड। द अकोमोडेशन इज लिमिटेड लोकेटेड इन द म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफ कराची।
फिर टू कंपनी में 10 कार, वन ऑफ द कार वाज परचेज बाय WPL फॉर रुपीज 3 मिलियन एंड इज एक्सक्लूसिवली फॉर हिज बिजनेस यूज। सेकंड कार वाज obtained on lease on 1st February 2017 and is used for partly official and partly purpose use. The fair market value of the lease vehicle at time of lease was 1.8 million। इससे पूरी कहानी की कहानी बताई है। फिर लीव इनकैशमेंट जो है वो 1 लाख की है, जो उसको 5 जुलाई को मिली है, और ये 5 जुलाई 2023 है। यहाँ पे इसको ईयर एंड के बाद जो है वो क्या है, लीव इनकैशमेंट मिल रही है, तो साल के बाद मिल रही है। तो मिस्टर ज़मीर हैड रिसीव 15,000 शेयर्स ऑफ VPL ऑन 1 दिसंबर 2023 अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ही हैड एंड द ऑप्शन टू ट्रांसफर द शेयर ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2022। ही सोल्ड all the shares on 1 अप्रैल 2023 आएगा यहाँ पे 2023। पे वैल्यू ऑफ द शेयर्स वर एज फॉलो। 35 पर शेयर था 2020 में, फिर जनवरी पे हुआ, फिर 48 के ऊपर हुआ, और इसके सैलरी में टैक्स डिडक्ट हुआ है, दैट इज 6,50,000 रुपये का टैक्स जो है वो हमने इसकी सैलरी में से डिडक्ट किया है। ये सवाल है, इसे देख लें, इसे भी सॉल्व करते हैं। हाँ भी क्लियर सवाल। अपने इंटरनेट का इलाज करवाए ना, आपका इंटरनेट का मसला है, मेरा तो मसला कोई नहीं है, मेरा बिल्कुल क्लियर है। जब मैं इधर देख रहा था ना इस तरफ, तो मैं आपके साइड वाले कंप्यूटर के पास कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मेरी स्क्रीन भी क्लियर है, मेरी वीडियो भी क्लियर है, मेरी आवाज़ भी क्लियर है, मैं लग भी चिकना रहा हूँ आज, मेरे एंड से कोई मसला नहीं है। दैट्स योर इशू। अपना इंटरनेट चेक करें, अपना कनेक्शन जो है वो चेक करें। पूरे पाकिस्तान में ग्वादर से लेके गुजरात तक इतनी प्रीमियम लाइव क्लास कोई आपको करवा सकता ही नहीं है जितना प्रीमियम इस वक्त आपको रिजल्ट शो हो रहा है। अगर आपको ब्लर शो हो रहा है, सो दैट्स योर इंटरनेट इशू, नॉट माई इशू। नहीं यकीन तो आप इसकी आज की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्या इसकी रिकॉर्डिंग आती है। सॉल्व करें सवाल। चलो जी मैं अब इसको प्रॉपर नहीं बनाता, लाइक फॉर्मेट नहीं बनाएंगे हम, बस इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसके यहाँ पे ले जाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पे आप इसके 2 कॉलम्स बना लें, और फिर अब यहाँ पे करेंगे उसकी ये चीज़ें गिवन की हैं आपके पास है, उसकी बेसिक सैलरी वो है 2 लाख पर मंथ, तो ये हो जाएगी आपके पास 2 × 12, ये बनती है 24 लाख रुपया। उसके बाद उसने गिवन किया है मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों गिवन है, तो मेडिकल अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, डैट इज़ 30,000 पर मंथ। हम यहाँ पर ले लेंगे इसका मेडिकल अलाउंस, कितना है ये 30,000 पर मंथ है, क्योंकि फैसिलिटी गिवन है इसलिए टोटली टैक्सेबल है। ये आपके पास आ गया 3,60,000। फिर हमारे पास इसने यहाँ पे गिवन किया था यूटिलिटीज़ अलाउंस, ये भी क्या होता है टोटल टैक्सेबल होता है। आप यहाँ पे लिख लेंगे यूटिलिटीज़ अलाउंस 10,000 पर मंथ है, 10,000 इंटू 12 करेंगे 1,20,000 आएगा, ये भी क्या है आपका टोटली टैक्सेबल है।
उसके बाद है उसने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेडिकल इंश्योरेंस दी है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, उसने मेडिकल इंश्योरेंस दी है और ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या होगी आपकी, एग्जाम्ड होगी, इसके ऊपर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। उसके बाद उसने हमें यहाँ पे दी है पेमेंट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल फ़ी 15,000 पर मंथ है, तो डेट इज़ अ बेनिफिट, स्कूल फ़ी है, ये बेनिफिट है, इसको हम क्या करेंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। 15,000 इंटू 12, ये हो गया हमारे पास 1,80,000, हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद है रेंट फ्री अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन की वैल्यू गिवन नहीं दी, हम यहाँ पे अकोमोडेशन की जो है ऐड करेंगे। अकोमोडेशन सिंपल आ जाएगी 45% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी हमारी 24 लाख, 24 लाख का हम कितना लेंगे, हम 24 लाख का लेंगे 45%, कितना आएगा, 10,80,000। तो 10,80,000 जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड जो है वो कर रहे होंगे। उसके बाद है लीव एनकैशमेंट अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 वॉज पेड ऑन जुलाई 5, 2023, ये रहने के बाद मिली है, इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। अब ये जो चीज़ आपका ट्रीटमेंट नहीं होती, आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, भाई ये लीव एनकैशमेंट है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आगे डैश लगा दें ताकि पता तो हो। उसके बाद आपको 15,000 शेयर्स जनवरी को एम्प्लॉय शेयर स्कीम में आपके पास शेयर्स जो है वो 1 जनवरी 2022 तक थे। रिस्ट्रिक्टेड शेयर से इस दिन आपकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो अपलिफ्ट हो रही है और आपने अप्रैल में जो है वो क्या की हैं, शेयर्स जो हैं वो बेच दिए। अब हमारा टैक्स ईयर जो है वो 2023 है, इसका मतलब टैक्स ईयर शुरू हुआ मेरा 1 जुलाई 2022 को और ख़त्म हो रहा है जाके 30 जून 2023 को। अब जाहिर सी बात है, ये जब उसको शेयर्स दिए हैं, शेयर्स की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई है 1 जनवरी 2022 को, तो ये तो टैक्स ईयर 2022 में फॉल करता था जब उसकी रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है। क्योंकि वो 22 में फॉल करता था, इसलिए हमने उसका बेनिफिट 2022 में कैलकुलेट कर लिया हुआ है। हमने क्या हुआ है, हमें उसकी जब रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है, हमने इस दिन का बेनिफिट जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जिस रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है, बेनिफिट नहीं, सॉरी, जिस रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई थी उसका बेनिफिट एम्प्लॉय स्कीम में ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पे बेचा है 1 अप्रैल 2023 को, यहाँ पे जो है वो किसका पार्ट बनेगा, कैपिटल गेंस का पार्ट बनेगा, हमने उसको सीखना है। लेकिन चूंकि अभी हम सैलरी को कर रहे हैं, तो अभी हम जो सैलरी तक की महदूद रहेंगे, ये वाला पॉइंट कैपिटल गेंस में है, इसलिए हम इसको फिलहाल अपनी कैलकुलेशंस में क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, बिकॉज ये पॉइंट कैपिटल गेंस हुआ है और हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी सैलरी कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा इग्नोर हो जाएगा। और तो इसमें हमारे पास कुछ नहीं है, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये गाड़ी है हमारे पास, 2 व्हीकल हैं, एक ऑफिशियल पर्पस के लिए है, एक पर्सनल पर्पस के लिए है। एक ऑफिशियल पर्पस के लिए है और एक बोथ पर्पस के लिए है। तो व्हीकल जो दी गई है, अगर हम बात करें, व्हीकल जो प्रोवाइड की गई है, जो ऑफिशियल पर्पस के लिए है, जो दफ्तर में काम करने के लिए है, वो तो एग्जाम्ड है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो बोथ पर्पस के लिए दी गई है उसका हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, क्योंकि वो लीज के ऊपर है। उसने हमें उसकी एट डेट ऑफ लीज क्या दी है, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो दी है, वो कितनी है, 18 लाख रुपए। 18 लाख का हम कितना लेंगे, हम 5% लेंगे, क्या जवाब आएगा, 90,000। इसको हम क्या कर देंगे, हम इसका यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये भी हमारा हो गया। जिस वन, अगर हम एडजस्टमेंट आए, हमने ये भी कर लिया है, ये भी हो गई है, ये भी हो गई है, ये भी हो गई, ये भी हो गई। सी वाला चूंकि ये डिस्पोजल है, इसका ताल्लुक जो है वो हमारा कैपिटल गेन के साथ है, सॉरी साथ नहीं है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। अगर हम इसको जमा करें तो मेरे पास इसकी टोटल सैलरी जो है वो आ जाएगी, कितनी बनती है, हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज़ 24 लाख जमा 3,60,000 जमा 1,20,000 जमा 1,80,000 9080 जमा 90,000, ये बनेगा आपके पास 4230,000, ये इसकी सैलरी बनेगी। अगर हम इस सैलरी के ऊपर टैक्स निकालना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी टैक्सेशन। इसकी इनकम जो है वो है 4230,000।
आप इसके ऊपर रेलिवेंट स्लैब लगाएंगे, वो है आपके पास 41 लाख का। 41 लाख के ऊपर आपका फिक्स टैक्स जो है वो बनता है 7 लाख रुपया। एक्सीडिंग अमाउंट है आपके पास 1,30,000, इसका आपने लेना है 35%। तो 1,30,000 का आप लेंगे 35%, ये आपके पास आएगा 4,5,500। आप इसको जमा करेंगे, ये बनेगा 7,45,500। इसमें से जो इसका टैक्स एट सोर्स है लेस कर देंगे कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब इसके सैलरी में से एडवांस टैक्स कट चुका हुआ था और वो था कितना 6,50,000 का। ये ऑलरेडी इसने टैक्स पे कर दिया, इसके सैलरी में से कट गया हुआ है, हम लेस करवाएंगे। तो 7,45,500 माइनस 6,50,000, ये बनेगा आपका जी 9,5,500। ये वो अमाउंट है जो आप क्या करेंगे अब पे करेंगे। इज दैट क्लियर? हमें क्लियर है? फिर तो नहीं किसी की पत्ती बंद हो रही, ब्लर नजर आ रहा? चलें जी, अगला सवाल देखते हैं और डिस्कस करते हैं। कैलकुलेटर टैक्स लायबिलिटी, टैक्स सॉरी कैलकुलेटर टैक्स लायबिलिटी, टैक्स टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल या रिफंडेबल इफ एनी बाय मदीन फॉर टैक्स ईयर 2023। इसके लिए हमने कैलकुलेट करना है। Qatari Mateen was employed with Melody Limited as an event organizer. On 30th June 2022, he resigned from his employment without completion of notice period. On 1st July 2022, he joined another company, Rockstar Limited, as a senior event organizer. Following information is available relating to his assessment for tax year 2023, उसने बता दिया हमें। On 1st July 2012, RSL जो इसका करंट है Rockstar Limited paid 2,80,000 to ML as a compensation in lieu of unserved public notice by Mateen। इसने चवल मारी, उसने पैसे पे कर दिए, तो ये इसका बेनिफिट है, क्या होगा इसकी सैलरी में ऐड होगा। उसके बाद है ऑन 15 जुलाई 2022 Mateen received a gratuity of rupees 3.5 लाख अनरिकग्नाइज्ड ग्रेचुइटी फंड मेंटेन बाय एमएल। तो इसको जो एमएल ने ग्रेचुइटी फंड मेंटेन किया था उस पे जो है वो क्या है, हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, और उसको 1.5 लाख रुपया कैश लीव इन कैश में भी मिलेंगे। इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विद आरएसएल, Mateen was provided with the following emoluments benefiting the year 2023। बेसिक सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,45,000 पर मंथ, बिल्डिंग अलाउंस ऑफ 21,000 पर मंथ, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 15% ऑफ, ये देख मजे का ना। इसको सैलरी कितनी है 245 पर मंथ है, रिटेल लॉस कितना 21,000 पर मंथ का। फिर है जी रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 15% ऑफ बेसिक सैलरी। उसने कहा है कि तुम्हारी जो बेसिक सैलरी है उसका 15% तक मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें रीइंबर्स कर दूंगा, ये हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। 2.5 लाख रुपया उसके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हुआ है उसकी बेटी के ऊपर,
और सारा कुछ जो बिल शील था तो बिल शील टेस्टेड भी थे, वो उसने यहाँ पे कर दिया। देंगे बेनिफिट कितना हुआ है कितना नहीं हुआ वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फिर फॉर दैट फर्स्ट 2 months ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट applicant ड्रॉप फैसिलिटी वाज provided to मतीन एट अ मदर एंड रुपीज 25,000। उसको हमने 25,000 पर मंथ रेंट के ऊपर क्या की थी, हमने फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की थी। ठीक है। ऑन फर्स्ट सितंबर 2022 RSL प्रोवाइड कंपनी मेंटेन कार 13 सीसी विच वाज फॉर प्राइवेट पर्पस। द कॉस्ट ऑफ द कार वाज 25 लाख। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ द कार है वो कितनी है, 25 लाख रुपया जो है वो हमें यहाँ पर पड़ी है। ओके ओके ठीक है। तो the monthly salary of rupees 6,000 paid to Mateen housekeeper. Mateen, however, reimbursed 20% of the housekeeper salary to RSL. A special allowance of rupees 50,000 was paid to meet expenses necessarily to be incurred in the performance of his official duties. Actual expenditures was 40,000। उसको हमने खर्चा दिया था 50,000 रुपये का, खर्चा उसको 40,000 का हुआ, तो 10,000 का बेनिफिट है। इसको हम क्या करेंगे, सैलरी में उसकी ऐड कर रहे होंगे। ठीक है। On 1st January 2023, he was provided an interest loan of rupees 15 lakh. The prescribed benchmark rate is 10% per annum. ठीक है। A commission of rupees 5 lakh for introducing new clients to a company with holding tax जो है वो 12% from such payments है। Tax deducted at source from his salary जो है वो 5,55,000 5.5 लाख रुपया है। Other than tax deducted on commission, जो कमीशन के अलावा टैक्स उसका रिडक्ट हुआ है। तो ये सवाल है, एक अच्छा सवाल, एक अच्छी एडजस्टमेंट है। इसे ज़रा देख लें, फिर हम इसको ज़रा आगे सॉल्व करते हैं। शाबाश, जल्दी करें ज़रा। जल्दी करें, सॉल्व करना है इसको फिर। हाँ भाई, समझ आया सवाल? कर लेंगे। अबे चाय पी रहा हूँ, वुमेन नहीं कह रहा है, अभी मेरी मीम बना देती हूँ। ये जो हम सवाल कर रहे हैं ना, अगर आप इन पे ग्रिप कर लेते हो, आपके जो फुल फ्लैश न्यूमेरिकल है वो आसान हो जाते हैं। अभी हमने इतनी बड़ा सवाल है, इतनी हमने एडजस्टमेंट की है, इसमें 2 एडजस्टमेंट्स और आती है तो आपका पूरा 20 नंबर का सवाल बन जाता है, जो अदर हेड्स ऑफ इनकम की होती है। तो दिस इज द की जो आपने लेके चलनी है। जल्दी पढ़ें, जल्दी पढ़ें। आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ करनी पड़ेगी वो एक ही है, आपको अपनी रीडिंग जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोग अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, आपको मौत पड़ रही है, तो देयर इज़ अ लैक। वो लैकिंग कहाँ पे है कि आप लोगों को ये तर्जमा नहीं करना आता, आप लोगों को ये सेंस डेवलप नहीं करनी आती, वो क्या कह रहा है आपका ब्रेन जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकता। और यही हमारा बहुत बड़ा डायलेमा है जो हम यहाँ पे सोसाइटी में फेस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पैदा होते हैं तो हम अपनी जो मादरी ज़बान है वो बोलते हैं, जो पंजाब में पैदा हुए हैं वो पंजाबी बोलते हैं, जो KPK में हुए हैं वो पश्तो बोलते हैं, जो बलोचिस्तान में हुए हैं वो बलोची बोलते हैं।
जो सिंध में हुए हैं वो सिंधी बोलते हैं। तो आप जब यहाँ पैदा होते हैं सबसे पहले आपने अपनी वहाँ पे इलाकाई ज़ुबान जो है वो क्या करनी होती है, वो अ, उसमें बातचीत करना सीखते हैं। फिर स्कूल जाते हैं, वहाँ पे उर्दू सीखनी पड़ती है। अभी उर्दू सीखते सीखते थोड़ा बहुत बीच में भी कंफ्यूज होते ही हैं, तो फिर आपको इंग्लिश जो है वो सीखना पड़ जाती है। इंग्लिश सीखते हैं तो याद आता है भाई, मरने के बाद तो कब्र में सवाल अरबी में होंगे। तो हम जो है ना, हम अपनी लैंग्वेजेस में ही फंसे रहते हैं। इलाकाई ज़ुबान, कौमी ज़ुबान, इंटरनेशनल लैंग्वेज, कब्र में जाके जो है वो करना पड़ेगा। तो ज़ुबानों में हम इतना पागल हो गए कि हम बीच में क्रक्स जो है वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जब आप चीज़ पढ़ रहे हैं आपको इतना अपूर होना चाहिए कि आप उसके ट्रांसलेट करें। अब जब भी रिजल्ट आता है, जब भी बच्चे आते हैं कहते हैं जी काउंसलिंग कर दें, काउंसलिंग कर दें, ये हो गया वो हो गया। इतने बच्चों को मिल चुका हूँ, इतने बच्चों की हर सेशन में काउंसलिंग करता हूँ, जब मेजोरिटी एक रीज़न जो मुझे आज तक आइडेंटिफाइड हुई है ना, वो यही है कि आप लोगों को सवाल नहीं पढ़ने आते। आई कैप अभी अभी नहीं पढ़ने आते तो आई कैप में तो बिल्कुल नहीं होते। एग्जाम हॉल में बैठ के सवाल रीड नहीं होता, सवाल की प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, भाई वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, चीज़ें कौन सी किसके साथ लिंक करनी है ये समझ नहीं लगती। तो अल्टीमेटली क्या होता है, नंबर 40 आते हैं और पूछते हैं जी मुझे क्यों निकाला। मैं पूछना चाहता हूँ मुझे क्यों निकाला, भाई तेरी करतूतें थी। अब ये प्रॉब्लम है, ये आपको जो इस वक्त बात बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी हमने कर लिया कि भाई मसला ये है कि हमें सवाल की समझ नहीं आती। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो भी ज़िंदगी में कभी फेल होके आए हैं और वाकई ये बात कहते हैं कि हमें सवाल की समझ नहीं आती? बताएं, कितने आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आप आई कैप में जाते हैं और आपको सवाल समझ नहीं आता? बताएं ज़रा। तो क्यों समझ नहीं आता? यहाँ तो समझ आता है, वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे यही चीज़ है, ये आप लैक करते हैं। जब आपको पता है चीज़ लैक कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, अगर 2-3 माह है, इसको सीखें, इसको ओवरकम करें, पढ़ें, रीड करें, ट्रांसलेट करें, इंटरप्रेट करें, फिर आपके साथ सॉल्व होगा। अदरवाइज आपको फिर पहली अटैम्प्ट हो, दूसरी अटैम्प्ट हो, फिर अटैम्प्ट लग लग की जो अकल आती है उससे बेहतर आप पहली अटैम्प्ट में चीज़ों को सीख लें। पहली अटैम्प्ट में ही वो जो आपकी मिस्टेक कॉमन दर हो ही जा रही है, कोई मिस्टेक में मिस्टेक आप कर रहे हैं, आप उसको ओवरकम करें। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए मैटर कर रही होती है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। मतीन वाला सवाल है, तो आ जाते हैं। इसकी सैलरी है हमारे पास, तो हम देखते हैं इसकी सैलरी जो है वो किस तरह से सॉल्व की जाएगी। तो हमारे पास जो है यही दो कॉलम आ जाए, एक ये आ गया और दूसरा हमारे पास कॉलम ये वाला आ गया। ये दो कॉलम हमारे पास आ गए। अब इसके दो एम्प्लॉयर हैं, एक इसको बेनिफिट्स मिला है फ्रॉम मेरिट लिमिटेड और दूसरे हैं उसको आरएसएल से मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे बेनिफिट्स फ्रॉम मेरिट लिमिटेड ले लेते हैं और उसके बाद हम आरएसएल में करेंगे। अब जो उसको यहाँ पे पेमेंट इन ल्यू ऑफ अनसर्व नोटिस है, हालांकि आरएसएल ने पे किया एमएल को, तो वो यहाँ से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे जी इन ल्यू ऑफ नोटिस। वो हमने कितनी पे किया था, उसने 2,80,000 पे किया था, तो इसकी वजह से पे किया गया है। डैट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। हम इसकी इनकम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद है इसको लीव एंड कैशमेंट मिली है इससे ही 1.5 लाख रुपए की, वो भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी लीव एंड कैशमेंट कितनी, 1,50,000 रुपये की हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी अनरिकग्नाइज ग्रेचुइटी, वो कितने की मिली है, 3.5 लाख की। हम यहाँ पे ले लेंगे अनरिकग्नाइज ग्रेचुइटी, कितने की है, 3.5 लाख की। हमने यहाँ पे लिखा। हमें पता है इसमें से हमने लेस करवानी होती है ₹75,000 और 50% ऑफ अमाउंट, 50% ऑफ 3.5 लाख। जो लोअर अमाउंट होगी वो हमने इसमें से लेस करवानी है। अब लो हमें पता है 75,000 है, हम वही लेस करवाएंगे। रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, 2,75,000।
ये 2,75,000 जो है वो हम क्या करेंगे आपकी इनकम में ऐड कर रहे होंगे। ये तो हो गया इसको बेनिफिट्स जो मिले हैं मेलोडी लिमिटेड से। अब हम चलते हैं, हम बेनिफिट्स की बात करते हैं आरएसएल से। जो इसको आरएसएल से मिल रहा है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। फ्रॉम आरएसएल, अगर हम आरएसएल की बात करें तो यहाँ से पॉइंट नंबर 3 जो है सी हमारा, ये शुरू होता है किसका, आरएसएल का। वो कहते हैं जी आरएसएल के मुतालिक में उसको सैलरी मिल रही है 2,45,000 पर मंथ, रेडिस अलाउंस है 21,000 पर मंथ। ओके, यहाँ पे आ जाएगी इसकी बेसिक सैलरी 2,45,000 पर मंथ है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। यूटिलिटीज़ अलाउंस जो है वो भी इससे कितना हमें बताया है, दैट इज़ 21,000 पर मंथ। हम उसको भी यहाँ पे ले लेंगे। तो 2,45,000 इंटू 12 करेंगे, कितना आता है हमारे पास जवाब, 2,45,000 इंटू 12, ये बनेगा 2,940,000। यहाँ लेंगे 21,000 इंटू 12, ये बनेगा 25,20,000, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद है ये वाला पॉइंट। अब देखें, ये वाला पॉइंट तो हमारा हो गया। अब इस पॉइंट को देखें, समझें वो बात क्या कह रहा है। कहते जी रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 15% ऑफ एनुअल बेसिक सैलरी। उसने कहा है कि भाई कि जो तुम्हारी एनुअल बेसिक सैलरी है वो है 29,40,000। कितनी है, 29,40,000। इसका 15% तक जो है वो तुम्हें मैं क्या कर दूंगा, रीइंबर्स कर दिया करूंगा। तो 2,940,123 इसका आप लेंगे 15%, ये बनेगा 4,41,000 रुपया। यहाँ तक की अमाउंट डिसाइड हुई है कि यहाँ तक का खर्चा होगा, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ये है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसकी बेटी बीमार हुई, उसके ऊपर खर्चा हुआ 2.5 लाख रुपए का, और सारे बिल शिल जो है वो अटेस्ट करवा के उसने दिए, वापस कर दिए। कितना खर्चा हुआ है, 2.5 लाख का। इसको अलाउ कितना था, 4,41,000। इसका खर्चा कितना हुआ, 2.5 लाख का। तो ये 2.5 लाख रुपया जो है ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। इसलिए क्या है, ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 2.5 लाख रुपया कोई ट्रीटमेंट हम इसका नहीं लेंगे। व्हाट इफ अगर 7.5 लाख खर्चा हुआ होता, अभी तो 2.5 लाख खर्चा हुआ है, अगर 7.5 लाख खर्चा हुआ होता तो हम कहते हैं भाई 7.5 लाख में 4,41,000 जो है वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट था, वो एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन जो 3,09,000 था वो ओवर एंड अबव होना था, तो वो सैलरी का पार्ट आपका बनना था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर वो कहता है जी फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट अ पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड टू मतीन एट अ रेंट ऑफ ₹25,000। बेनिफिट है भाई, बेनिफिट है। और किसी को थोड़ी दी जा रही है, आपको दी जा रही है। पिक एंड ड्रॉप के आपको उठा भी रहे हैं, आपको दे भी रहे हैं, 2 महीने के लिए है। तो 25,000 इंटू 12, बिकॉज हमने एक चीज़ पढ़ी, जो भी बेनिफिट होंगे वो किसका पार्ट बनने हैं, वो हमेशा आपकी सैलरी का पार्ट बनने हैं। आप उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। फिर वो कहता है जी उसके बाद उसको गाड़ी दी गई थी 1 सितंबर को, गाड़ी दी गई प्राइवेट पर्पस के लिए, और कॉस्ट थी 25 लाख रुपया। फिर इसको कार प्रोवाइड की गई है, कार की कॉस्ट उसने गिवन की है, गाड़ी है हमारे पास 25 लाख रुपए की, प्राइवेट पर्पस के लिए दी गई है, हम लेंगे इसका 10%। और सितंबर में दी गई है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कितने बनते हैं, 10 महीने बनते हैं ना। हाँ 10 महीने बनते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/12 से, कितना आ जाएगा, 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, ये बनेगा आपके पास
चलिए फॉर द फर्स्ट विच वॉज पार्टली यूज है, हाँ ये 5% आएगा, विच वॉज पार्टली यूज फॉर प्राइवेट पर्पज, पार्टली ऑफिशियल एंड प्राइवेट दोनों के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो हम यहाँ पे 5% लेंगे, 10 नहीं आएगा 5 आएगा, बिकॉज उसने पार्टली का वर्ड इस्तेमाल किया है। खाली प्राइवेट किया तो खाली प्राइवेट लिखता है, क्योंकि पार्टली लिखा है तो ऑफिशियल प्लस प्राइवेट का इस्तेमाल हो रही है। ये हमारे पास आएगा जी 25 लाख रुपया, इसका हम लेंगे 5%, इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 पे, डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, ये हमारे पास जवाब आएगा इसका कितना बनता है 104167 जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये भी हो गया, हमारे पास ये भी हो गया। फिर सैलरी पे की जा रही है हाउसकीपर को, डेट इज़ 6000, और उसमें से वो क्या कह रहा है 20% एम्प्लॉयर पे, 3 पे कर रहे हैं, तो हाउसकीपर का 80% का बेनिफिट है, तो हम ले लेंगे सैलरी ऑफ हाउसकीपर, क्योंकि 20% हम इसके पैसे काट रहे हैं, तो हम लेंगे 6000 पर मंथ है, 12 80% जो है वो इसको बेनिफिट होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6000 इंटू 12 इंटू 80% लेंगे, ये 57,600 जो है वो हमारे पास बन रहा होगा, 57,600 जो है वो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ये भी हो गया। फिर इसको एक स्पेशल अलाउंस मिला 50,000 रुपये का, इसमें हम पढ़ के आए हैं, अलाउंस में हमने बड़ा क्लियरली पढ़ा था कि अगर आपको वन ऑफ टाइप अलाउंस मिलता है बट वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन उसमें हमने क्लियरली पढ़ा था एग्जाम्प्ट होता कितना है। अगर आप जाएंगे सैलरी के डेफिनेशन में, वहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है अलाउंसेस में, थर्ड पॉइंट के वो अलाउंस जो होली एंड नेसेसरीली ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए इनकर होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, जो उसके ओवर एंड अबव होगा वो एग्जाम्प्ट नहीं। तो 50,000 मिला था, इससे खर्चा कितना हुआ, इसका खर्चा हुआ है 40,000 रुपये का, तो 50 40 हम लेस करवाएंगे, रिमेनिंग कितना आया हमारे पास 10,000 रुपये आया, ये हम क्या करेंगे इसकी सैलरी में ऐड कर रहे होंगे। फिर इसको 1 जुलाई 2023 को इसने लोन लिया 15 लाख रुपए का, तो हम इसका लोन का बेनिफिट जो है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इसने लोन कितना लिया है, इसने लोन लिया है हमारे सामने 15 लाख रुपए का, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो अब इसको हम ले लेंगे जी 10% माइनस 0%, क्योंकि इसने साल के दरमियान में लिया है, तो हम इसको 6/12 करेंगे, तो कितना जवाब आएगा, ये 75,000 जो है वो इसका आंसर आ रहा होगा। उसके बाद है कमीशन, उसका 5 लाख मिली है न्यू क्लाइंट्स को कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कितना है 12% है। यहाँ पे चीज़ रखिएगा, हमें कैसे चलेगा पता कि ये 5 लाख है और ये 12% टैक्स कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ। एक चीज़ याद रखिएगा पूरी ज़िंदगी में, टैक्स में, इवन CFAP में भी आ जाए, अगर नेट ऑफ का वर्ड लिखा हो ना कहीं पे भी, नेट ऑफ का वर्ड लिखा हो, नेट ऑफ का मतलब है कि टैक्स कट गया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल, मैं भी एज ए एग्जांपल पे कोड कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे लिखा होता भाई ये नेट ऑफ है और फिर हमसे पूछता इनकम कितनी है, अगर लिखा होता कि ये 5 लाख रुपया है, ये 12% का नेट ऑफ है, तो इसका मतलब है ये 5 लाख शो कर रहा होता 88% को, मैं इसको 88 के ऊपर डिवाइड करता तो मेरे पास ग्रॉस इनकम आ जाती। ये मैं बनना था 5 लाख को डिवाइड करता 0.88 पे, तो मेरी इनकम बन जानी थी। ये तब लिखते हैं जब नेट ऑफ हो, जब नेट ऑफ हो। इसने हमें यहाँ पे क्या किया है, इसने हमें यहाँ पे इनकम भी बताई है कि इनकम मेरे पास कितनी है 5 लाख रुपया है। इसने हमें यहाँ पे रेट भी बताया, रेट कितना 12% है। इसका मतलब उसने कहा है कि हम 12% टैक्स काटते हैं, लेकिन उसने काटा नहीं है, तो उसने सिर्फ हमें बताया है। अगर ये नेट ऑफ का वर्ड लिखा होता तो मैं इसको ग्रॉस अप करता, क्योंकि नेट ऑफ का वर्ड नहीं है, इसका मतलब कमीशन जो है वो इसकी ग्रॉस अप ही है। हम यही पूरी की पूरी कमीशन जो है वो क्या करेंगे, हम वो उसकी ऐड कर देंगे। कितनी है 5 लाख रुपए की कमीशन जो है वो इसको रिसीव हुई है,
वो हमारी क्या होगी, इसमें ऐड हो रही होगी। ये भी हो गई। उसके अलावा इसका टैक्स कटा है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। मेरे पास इसकी टोटल सैलरी जो है वो आ जाएगी, कितनी बनती है। अगर इसकी सैलरी की बात करूँ मैं, तो ये बनेगी आपके पास 2,80,000 जमा 1,50,000 जमा 275,000 प्लस ये बनेगा फिर आपका 294,0 प्लस 2520 123 प्लस 50,000 प्लस 104,167 प्लस 57600 प्लस 10,000 प्लस 75,000 प्लस ये बनेगा 5 लाख। तो इसकी इनकम बनेगी हमारे पास डेट इज 6,961,767। ये इसकी बनती है इनकम। अब हम इसके ऊपर करते हैं टैक्सेशन। हम क्या करते हैं, हम इसकी टैक्सेशन जो है वो करते हैं। अब इसकी इनकम है हमारे पास 6,961,767 सैलरीड है। लास्ट स्लैब में जाता है 4.1 मिलियन का स्लैब लगाएंगे। इसके ऊपर टैक्स इसका फिक्स आएगा, डैट इज़ 7 लाख रुपया। इसमें से हम लेस करवाते हैं अगर 4.1 मिलियन, तो ये बनता है हमारे पास 2,861,767। इसका हम लेंगे 35%। ये आ जाएगा मेरे पास 1,001,618। इसको अगर हम जमा कर लें, अब इसकी टैक्स लायबिलिटी जो बनेगी, इसमें अगर जमा कर दें 7 लाख, वो बनेगी हमारे पास 1,701,618 की हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इसमें से जो इसका टैक्स कट चुका हुआ है वो हम लेस करवाएंगे। पहला इसका 12% टैक्स कटा है कमीशन का, 12% ऑफ कमीशन। तो 5 लाख कमीशन थी, 5 लाख का अगर आप लेंगे 12% ये आएगा 60,000। वो हमने यहाँ पर लेस करवाया। एक तो वो हमारा कट चुका है। दूसरा इसका टैक्स कितना कटा सैलरी में से, सैलरी से कटा है 5,50,000 फ्रॉम सैलरी। जो इसका डिडक्ट हुआ है वो है आपका 5,50,000। आप इसको भी लेस करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्स पेएबल कितना है, कितना आपने रकम जो है वो पे करनी है। वो हम ले लेंगे 1,70,1,618 माइनस आपका जो पे होगा डैट इज़ 1,09,1,618। ये आपने क्या करना है, पे करना है। ये हमारा सवाल था। एक और एक अच्छा सवाल था, अच्छी एडजस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो भाई क्लियर है ये। क्लियर है, अगला सवाल करें। कि बस करें। चलें बाकी सवाल जो है हम कल करते हैं।
कल डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को।